हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए, आज की वीडियो में जो हमारा मेन जो काम है वो है हमारा इस पेपर का सॉल्यूशन जो हमने 10 अगस्त को कंडक्ट किया था। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र क्यों नहीं बनाती हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो आंसर है, वैसे तो मैंने आंसर भी यहीं पर एडजस्ट किए हैं, लेकिन इसका आंसर एक बार मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। हमारा जो डे 18 है, इसमें आइए देखते हैं। देखिए, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा प्रश्न था कि विद्युत बल रेखाएं जो हैं, ये जैसे प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस से माइनस की तरफ जाती हैं। ठीक है, ये प्लस से माइनस की तरफ है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि माइनस से वापस प्लस की तरफ आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये नहीं होगा, केवल प्लस से माइनस की तरफ ही जाती हैं। लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, ये एन है और ये एस है, ये एन से एस की तरफ जाती हैं और फिर वापस से एन से एस से एन की तरफ आ जाती हैं। ठीक है, एक मैग्नेट जो होती है उसके बाहर तो बल रेखाएं जो है एन से एस की तरफ चलती हैं और अंदर ये बल रेखाएं एस से एन की तरफ चलती हैं। ठीक है, तो अब इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चुंबकीय ध्रुव जो होते हैं ये अलग अलग अस्तित्व में नहीं रह सकते। चुंबकीय ध्रुव हमेशा, ये एन है और ये एस है, ये हमेशा एक साथ ही रहते हैं, चुंबक चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो जाए। इसलिए एन से एस और एस से एन की तरफ ये बल रेखाएं चलती रहती हैं और बंद वक्र बनाती हैं। एन से एस, एस से एन, एन से एस और एस से एन, इस प्रकार चलती रहती हैं। लेकिन विद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि ये प्लस से माइनस की तरफ जाती हैं, फिर माइनस से प्लस की तरफ नहीं जाती हैं, प्लस से माइनस की तरफ ही जाएंगी, इस तरह से वापस नहीं आती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धनावेश और ऋणावेश इन दोनों का अलग अलग अस्तित्व संभव है। मतलब कि प्लस आवेश अकेला रह सकता है, माइनस आवेश भी अकेला रह सकता है, लेकिन एन और एस जो है वो अलग अलग नहीं रह सकते हैं। यही कारण होता है कि विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो एक खुला वक्र बनाती हैं, बंद वक्र नहीं बनाती हैं। ठीक है, हम आइए देखते हैं, हम अपना हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो एक बार देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है, पहले का दूसरा, कि माध्यम के परावैत्तांक को परिभाषित कीजिए। हम देखिए माध्यम का परावैत्तांक जो है वो, उसको देखते हैं। हम देखिए माध्यम का परावैद्युतांक, देखिए माध्यम का परावैद्युतांक जो होता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये आपके पास कोई पानी या तेल से भरा हुआ कोई टैंक है, दो आवेश पहले वायु निर्वात में रखे हुए हैं, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। इन दोनों के बीच में कोई बल लग रहा है, मान लो कि एफ, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो माध्यम के उपस्थिति में जो बल लग रहा है वो है एफ एम। तो अब ये परावैद्युतांक क्या होता है, एप्सिलॉन आर जो होता है परावैद्युतांक, वो माध्यम में लगने वाला बल और वायु निर्वात में लगने वाले बल और माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये इन दोनों बलों का अनुपात होता है। या फिर अब ये एफ अपन एफ एम का जब आप मान रखोगे तो ये आपके पास एक संबंध प्राप्त होगा, और वो संबंध इस प्रकार से होगा। ये देखिए, एक संबंध होता है ये, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो इससे एप्सिलॉन आर बराबर कितना आ जाएगा, ये आएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक परावैद्युतांक जो होता है वो वायु या निर्वात में लगने वाले बल और माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात होता है। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप एक बार, आपको इसकी आंसर की बिल्कुल लिखी हुई भी मैं दिखा दूंगा, आप उससे मैच कर सकते हैं वो भी। अभी देखिए मैं आपको दिखा दूंगा, वो आप देखिए यहाँ पे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एक बच्चे की कॉपी है, अमन सैनी की, एक छात्रा है ये, और इसकी कॉपी है ये क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका ये आंसर इन्होंने लिख रखा है इस तरह से। ठीक है, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन चेक कर लीजिए। पहले ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको हम चेक कर लेते हैं। देखो ये इन्होंने लिख रखा है, आप वीडियो पॉज करके आप इसको चेक कर सकते हैं। ये यहाँ तक है और अगला पेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद का जो अगला पेज है वो हमारे पास ये रहा, ये उसके बाद का अगला पेज है। ठीक है, और ये वीडियो पॉज कर दीजिए, यहाँ पे चेक कर लेना। और इसके बाद इसको सदिश रूप में अगले पेज पर दिखाया गया है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये अगला जो पेज है ये सदिश रूप में इसको दिखा दिया है, ये लो। ठीक है, यहाँ तक है ये जो है ये यहाँ तक, ये जो फोर्थ जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ तक होगा। ठीक है, ये यहाँ तक। अब इसके बाद इन्होंने पहला क्वेश्चन किया है, लेकिन ये पहला क्वेश्चन गलत है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था कि
धनावेश और ऋणावेश जो होते हैं वो अलग अलग रह सकते हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो बंद वक्र नहीं बनाती हैं, खुला वक्र ही बनाती हैं। ठीक है, अब ये परावर्तन की परिभाषा है, इन्होंने परिभाषा लिखी है, बिल्कुल सही लिखी है, लेकिन इन्होंने सूत्र नहीं लिखा था इसमें, तो ये सूत्र मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये सूत्र यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, अगर ये आप लोगों का सही है तो इसमें 1/2 नंबर हो जाएंगे, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है। और अगर ये वाली परिभाषा भी आपने लिखी है तो इसमें भी 1/2 नंबर आपके हो जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला पहले का पहला किसी ने भी किया नहीं होगा। अब देखिए दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इन्होंने यहाँ पे लिखा है, विद्युत द्विध्रुव के आवेश के परिमाण उनके बीच की सीधी दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने सूत्र और मात्रक लिख दिया है, बिल्कुल सही लिखा है पूरा, और ये इनको इसमें पूरा 1 नंबर मिल गया है। ठीक है, आप नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, देखिए आ जाइए। ये नेक्स्ट पेज है हमारा, ये थर्ड का सेकंड है, थर्ड का फर्स्ट इन्होंने किया नहीं होगा, थर्ड का फर्स्ट आपके पास पेपर होगा उसमें देख लीजिए, और मेरे पास भी पेपर है। थर्ड का फर्स्ट है, एक न्यूमेरिकल है, थर्ड का फर्स्ट सबसे बाद में कर लेंगे हम, पहले थर्ड का सेकंड देख लीजिए आप। थर्ड का सेकंड जो है वो 2 नंबर का है, और उसमें लिखा हुआ है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल आघूर्ण के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, इसकी दिशा मात्रक और विमा भी लिखिए। अब देखो इन्होंने ये एक एक्स्ट्रा चीज़ लिख दी है, ये तो हमने पूछा भी नहीं था। ठीक है, अब मेन जो आंसर है वो यहाँ से शुरू होता है, देखिए यहाँ से, इस जगह से शुरू होगा, ये जो द्विध्रुव लिखा हुआ है जहाँ पॉइंटर चल रहा है यहाँ से। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले पेज पर, आइए ये लीजिए हमारा अगला पेज है। तो ये हमारा अगला पेज है, और इसमें देखिए इन्होंने यहाँ से जो शुरू किया है, ये इन्होंने टॉ को उल्टा बना दिया था। जे अब बच्चे नए नए हैं, सीख रहे हैं, तो ये इस तरह से इन्होंने काम कर दिया है। यहाँ तक है ये, अगर आपका सही है तो आप इसे इसमें पूरे मार्क कीजिए अपने। और दूसरे का दूसरा इन्होंने यहाँ पर किया है, दूसरे का दूसरा है, यदि एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो किस अभिविन्यास में वो स्थायी होगा और किस में स्थायी संतुलन में रहेगा। तो देखो ये हमने चैप्टर के लास्ट में भी पढ़ा था कि थीटा बराबर 0 डिग्री लेने पर ये स्थायी अवस्था में रहेगा, और थीटा बराबर 180 डिग्री लेने पर ये स्थायी संतुलन की अवस्था में रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखो आपके कौन कौन से रह गए हैं। एक आपका क्वेश्चन रह गया है तीसरे का पहला प्रश्न, ये आपका रह गया है, इसको हम देख लेते हैं एक बार, बाकी प्रश्न इन्होंने कर दिए हैं। देखिए तीसरे का पहला एक बार हम देख लेते हैं। देखिए तीसरे का पहला जो है, इसको करने के लिए सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं, और प्रश्न में हमको दिया गया है कि 2 स्थिर बिंदु आवेश, एक +4e और प्लस के e मात्रक समान दूरी a पर स्थित हैं, यही है, बिल्कुल यही प्रश्न है। इनके मध्य तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। तो देखिए हम ये मानते हैं कि एक तो प्लस के 4e आवेश है, और यहाँ पर प्लस के e आवेश है, और इनके बीच में यहाँ पर कोई आवेश है जिसको रख दिया गया है। ये इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, ये बीच की दूरी है स्मॉल a, ये बीच की दूरी दे रखी है, और इसमें बोला है कि इनके बीच में तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन की अवस्था में रहे। तो कहीं पर भी मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एक आवेश रख दिया है, ठीक है, इस आवेश का मान आप क्यों मान लीजिए, तो इसको हम 4e आवेश जो है उससे तो x दूरी पर मान लेते हैं, यहाँ से ये x दूरी पर मान लिया है आपने, तो यहाँ से भाई स्पष्ट सी बात है, यहाँ से ये a माइनस एक्स दूरी पर हो जाएगा, ये a माइनस एक्स दूरी हो जाएगी। अब देखो ये वाला जो आवेश है ये स्थायी अवस्था में कब रहेगा, ये संतुलन की अवस्था में तब रहेगा जब इस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल कैसा हो जाए, शून्य हो जाए। तो अब इस आवेश को तो हम Q1 मानते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं, और यहाँ पर है आपने इसको Q माना है। तो एक बार तो हम देखेंगे Q1 और Q के बीच में बल कितना है, और फिर देखेंगे Q2 और Q के बीच में बल कितना है, और फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों के बीच में लगने वाले बल को हम F1 मानते हैं, और इन दोनों के बीच में लगने वाले बल को हम F2 मान लेते हैं। देखो होना क्या चाहिए, F1 बराबर F2 होना चाहिए संतुलन के लिए। ठीक है, अब देखिए F1 क्या होगा, F1 हो जाएगा K Q1Q बटे, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये x है, तो ये हो जाएगी x² बराबर, अगला हो जाएगा K Q2Q, और यहाँ दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए ये Q से ये Q कट जाएगा, ये K से ये K कट जाएगा। अब Q1 कितना है, देखो Q1 का मान है 4e,
ये हो गया 4e, और नीचे कितना है एक्स स्क्वायर, और ये Q2 है, Q2 का मान कितना है प्लस के e है, और ये हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस e से ये e कट जाएगा। अब ये दोनों जो है इसके बीच इनका वर्गमूल ले लीजिए, कितना है इसमें, ये आ जाएगा 2, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस एक्स। ठीक है, अब इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा हो जाएगा, 2 इंटू ए माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी, ये एक्स आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2a माइनस 2x बराबर आएगा x, ये x है। ठीक है, अब इस x को इस तरफ लेके जाते हैं हम, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2a अपॉन 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x दूरी है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, मतलब ये वाला जो आवेश होगा ऐसे 4e आवेश से 2a अपॉन 3 की दूरी पर रखना होगा, इतनी दूरी पे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, और इस तरह से सभी क्वेश्चन आ गए हैं। अब आप इनको चेक कर लीजिए, 10 नंबर का पेपर था, और जिसमें जितने मार्क्स मिले हैं उसको आप चेक कीजिए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।